हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 45 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी जीएस के चारों पेपर के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे जीएस पेपर 1 के और 1 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस पेपर 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 174 है। प्रीवियस 173 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर घरेलू, कृषि और औद्योगिक सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भूजल का अत्यधिक दोहन और अन्य कारण इसकी स्थिरता के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस बात का आपको मूल्यांकन करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन में आपको ग्राउंड वाटर के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि इसके अत्यधिक दोहन के कारण इसकी स्थिरता के लिए ये खतरा उत्पन्न करते हैं। इस बात का भी आपको इसके अंतर्गत मूल्यांकन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके बाद इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भारत भूजल का विश्व में सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है। हम 90% पीने के पानी, साथ ही साथ 85% सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग करते हैं। पिछले दशक में भूजल जमीनी स्तर से 0.59 मीटर गिरकर 6.86 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया था। अगर हम बात करें केंद्रीय भूजल बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार तो 2013 में भूजल में फ्लोराइड की जो मात्रा थी वह 4.95 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच गई, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा निर्धारित पेयजल में जो फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए उससे वह 4 गुना ज्यादा थी। अगर हम बात करें वर्तमान आंकड़े की तो शहरी जल आपूर्ति का लगभग हम 50% लगभग भूजल से प्राप्त करते हैं और भारत एक बहुत ही गंभीर भूजल संकट की दहलीज पर है, जिसे देश के क्षेत्रों एवं नीति गलियारों दोनों में हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम बात करें भूजल के महत्व की तो ये भारत की कृषि, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पेयजल की रीढ़ है। भूजल भारत की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी होती है तब धाराओं एवं झीलों में भी पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ ही भूजल की जो कमी होती है वह जैव विविधता को भी प्रभावित करती है, साथ ही साथ उपयोगकर्ता के लिए उसकी लागत को भी इसमें बढ़ा देती है। अगर हम बात करें वैश्विक खाद्य उत्पादन की तो 40% इसमें भूजल पर निर्भर करता है। इसके साथ ही भूजल की कमी से प्राकृतिक जल चक्र को यह बाधित करता है, जिससे समुद्र में पानी का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें भूजल के प्रभावी प्रबंधन और विनियमन से संबंधित सरकार के पहलों की तो अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। ये व्यवहार परिवर्तन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्यूफर मैनेजमेंट चलाया जा रहा है। ये प्रामाणिक डेटा को इकट्ठा करने, साथ ही साथ सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए एक्यूफर की मैपिंग करता है। इसके साथ ही भारत में लगभग 65,000 से ज्यादा भूजल निगरानी स्टेशन हैं, जिसमें से 7,000 से ज्यादा ऑटोमेटिक हैं। इसके साथ ही भारी और ट्रेस धातुओं की उपस्थिति की जांच के लिए निश्चित स्थानों से लगातार नमूने भी प्राप्त किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम भूजल संरक्षण के उपायों की जरूरत के बारे में बात करें तो सरकार को ये नीति विकसित करनी होगी कि कौन सी फसलों को पानी की उपलब्धता के अनुसार किस क्षेत्र में उगाया जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की समस्या की तो यहाँ की जो जलवायु है वह अर्ध शुष्क है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक चावल की खेती की जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर ग्राउंड वाटर का लगातार डिप्लीशन हो रहा है। इसके साथ ही हमें पारंपरिक सिंचाई के स्थान पर माइक्रो सिंचाई जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर को अपनाने की जरूरत है, जिससे हम पानी के कुशल उपयोग को सुनिश्चित कर पाए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण एवं डार्क जोन के रूप में पहचाने वाले क्षेत्रों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने की भी जरूरत है। इसके अलावा भूजल के ओवर एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए निजी संपत्ति बनाने की बजाय पानी को सामान्य संसाधन के रूप में बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ इससे संबंधित समस्या जैसे कि पानी की लॉगिंग, लवणता, कृषि विषाक्त पदार्थ या औद्योगिक अपशिष्ट पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही भूजल प्रबंधन में सक्रिय प्रतिभागी बनाने के लिए हमें बॉटम अप अप्रोच की आवश्यकता है। पंचायत जैसे जो सामुदायिक स्तर पर नियामक विकल्प बनाना भी एक समाधान इसके लिए हो सकता है। इसके साथ ही जो हमारी जल संरक्षण के जो पारंपरिक तरीके हैं उन जल संसाधनों की कमी करने के लिए हमें प्रोत्साहित उसको किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं उसका कृत्रिम पुनर्भरण, पानी का पुनः उपयोग, वनीकरण, साथ ही साथ कृषि के वैज्ञानिक तरीके अपनाकर भी इस भूजल के क्षरण को रोका जा सकता है। इसके अलावा इसमें अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस 2022 की जो थीम थी वह थी भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना, जो कि दुनिया भर में संसाधनों को दिए गए महत्व का प्रतिबिंबित करता है।
अगर हम बात करें गतिशील भूजल आकलन अब सालाना किया जाएगा और मूल्यांकन पद्धति को संशोधित करने के लिए एक भूजल अनुमान समिति का भी गठन किया गया है। साथ ही साथ इस कीमती संसाधन के प्रबंधन के लिए हमें सहकारी संघवाद की भावना को भी अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें जो जल जीवन मिशन है उसमें 2024 तक हमें सभी ग्रामीण घरों तक सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए हमें स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही साथ समुदायों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों और जो हमारे एनजीओ हैं उनकी मदद से अपने भूजल संसाधन का बेहतर प्रबंधन करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन समाधानों का पता लगाएं जो कि सतत विकास के लिए आवश्यक हों और भारत को एक जल अधिशेष राष्ट्र बनाने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। तो ये हमने बात की इसमें वे फॉरवर्ड की। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जल उपलब्धता से संबंधित बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में भूजल का सतत प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भूजल संकट का प्रभावी प्रबंधन के लिए हमें स्थानीय स्तर पर जल निकासी से लेकर संरक्षण और विकास गतिविधियों को एकीकृत करना होगा। साथ ही साथ इसमें समुदायों को जागरूक बनाना और उन्हें पूरी तरीके से शामिल करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बाइकुम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि इसने जाति व्यवस्था के अन्याय और सामाजिक सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। तो इसको आपको डिस्कस करना है 250 शब्दों में, जिसमें आपको ये बताना है कि बाइकुम सत्याग्रह का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्व था। इसके अलावा अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बाइकुम सत्याग्रह ने केरल में रूढ़िवादियों के खिलाफ पहला संगठित आंदोलन था जो कि 1924 में किया गया था और ये भारत में अस्पृश्यता के खिलाफ पहला संगठित आंदोलन था। इस सत्याग्रह ने बाइकुम में श्री महादेव मंदिर की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़क के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए आंदोलन की स्वतंत्रता हासिल करने का लक्ष्य रखा था। और इस आंदोलन का जो ट्रिगर पॉइंट था वह था 1923 में जो काकीनाडा में कांग्रेस की बैठक की गई थी, जिसके अंतर्गत टी.के. माधवन ने केरल में भेदभाव और पिछड़े हिंदुओं की दुर्दशा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो उसके परिणाम स्वरूप ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके साथ ही अगर हम बाइकुम सत्याग्रह के महत्व के बारे में बात करें तो इसने त्रावणकोर सरकार को मंदिर प्रविष्टि के मार्ग का प्रशस्त किया। साथ ही साथ स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान देश भर में न्याय और समानता के लिए एक आंदोलन का ये प्रतीक बना। साथ ही साथ गांधी और कांग्रेस की भागीदारी भी इसके अंतर्गत हुई, जिसमें पारीकर ने यह सुझाव दिया था कि ये जाति के नाम पर अत्याचारों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक लड़ाई है, जिसे इसे पूरी दुनिया में ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें इसे राष्ट्रीय रूप देना चाहिए। इसके साथ ही गांधी के साथ कांग्रेस अपने रचनात्मक कार्यों में अस्पृश्यता के उन्मूलन को शामिल करने के लिए उसने सहमति भी जताई। इसके साथ ही अगर हम इसके अन्य महत्व की बात करें तो इसको व्यापक समर्थन मिला। भारत के जो सभी समाचार पत्रों ने सत्याग्रह के बारे में सुर्खियां बटोरी। साथ ही साथ पंजाब के जो अकाली सत्याग्रही के लिए मुफ्त रसोई घर खोलने के लिए बाइकुम आए। साथ ही साथ गैर हिंदू सत्याग्रह की पेशकश के लिए सामने आए, लेकिन गांधी जी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। और ये एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, ये हिंदू समाज के अंतर्गत इसके दोषों को शुद्ध करने का एक आंदोलन था। और यही नारायण गुरु ने भी अपने कार्यों एवं संदेशों के माध्यम से ये प्रयास किया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें बाइकुम सत्याग्रह के प्रभाव की तो गांधी जी का जो गैर हिंसक सत्याग्रह था वह बाइकुम जैसे आंदोलन से ही विकसित हुआ था। साथ ही साथ ये गांधीवादी सिद्धांतों के लिए एक परीक्षण का मैदान था और ये स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नागरिक अधिकारों के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। साथ ही साथ ये चरित्र में महानगरीय था और विभिन्न धार्मिक समुदाय, जातियों एवं प्रांतों के लोगों ने इसके अंतर्गत भाग लिया। इसके साथ ही अगर हम अन्य प्रभाव की बात करें तो इसने सार्वजनिक कार्रवाई में महिलाओं की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की। साथ ही साथ 1925 में मंदिर के पूर्वी द्वार को छोड़कर सभी द्वार खोल दिए गए। साथ ही साथ 1928 में एक अन्य शाही घोषणा ने पिछड़ी जातियों को त्रावणकोर में सभी मंदिरों के लिए सार्वजनिक सड़कों पर चलने का अधिकार दे दिया। साथ ही साथ इससे जनता के बीच में तर्क संगतता पैदा हुई। इसके साथ ही इसकी एक और अन्य उपलब्धि ये रही कि इसने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाया। जो प्रोग्रेसिव सवर्ण थे वे एक साथ ईसाई, मुस्लिम एवं सिखों के साथ वहां पर आए। साथ ही साथ मंदिर प्रवेश के अधिनियम के लिए भी इसने मार्ग प्रशस्त किया। तो ये हमने बात की बाइकुम सत्याग्रह के प्रभाव के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो ये पहला अवसर था जब केरल में अछूतों एवं पिछड़ी जातियों के लिए इतने बड़े पैमाने पर एक संगठित आंदोलन हुआ था और ये भारत के मानवाधिकारों के लिए प्राथमिक संघर्ष बन गया और ये सामाजिक न्याय एवं जाति उन्मूलन का प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आया।
तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आईसीटी आधारित परियोजना या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें बेसिकली आपको आईसीटी आधारित कार्यक्रमों की चुनौतियों के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही साथ इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आपको उपाय भी इसके अंतर्गत बताने हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो मिस गवर्नेंस होता है यानी कि कुशासन जो होता है वह सरकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। इसमें अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया पहल की, तो ये आर्थिक समावेशन और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, लेकिन ये व्यापक डिजिटलीकरण के माध्यम से ही इनको प्रेषित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो आईसीटी आधारित जो कार्यक्रम होते हैं उसके सामने कई सारी चुनौतियां भी होती हैं। इसके साथ अगर हम आईसीटी आधारित कार्यक्रमों की चुनौतियों के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट चुनौती है निरक्षरता दर का होना। हमारी जनसंख्या का लगभग 25 से 30% जनसंख्या निरक्षर है, जबकि 90% से अधिक आबादी में डिजिटल साक्षरता नगण्य है। साथ ही साथ इसके जटिल डिजाइन के कारण वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों एवं निरक्षर व्यक्तियों को इसके अंतर्गत समस्या आती है। साथ ही साथ बिजली की कमी, कमजोर नेटवर्क गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्र में बदतर इंटरनेट की सुविधा के कारण यहाँ पर आधार सक्षम जो भुगतान सेवाएं हैं और साथ ही साथ अन्य सेवाएं हैं उसके वितरण में यहाँ पर कठिनाई आती है। इसके साथ ही उचित बुनियादी सुविधाओं की कमी, कुशल कार्यबल की कमी, साथ ही साथ सेवा इच्छुक आबादी लगातार बढ़ रही है, अंतिम छोर तक इसकी पहुंच की उपलब्धता नहीं है। साथ ही साथ जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनके समक्ष समस्या भी हमारे समक्ष चुनौती है। इसके अलावा अगर हम अन्य चुनौतियों के बारे में बात करें तो पहचान साबित न होने पर लाभार्थियों को सेवा से वंचित कर दिया जाता है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के फिंगरप्रिंट मिसमैच होने पर उनको सेवाओं का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा जो हमारा निजता का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के अंतर्गत, तो उसमें जो हमारे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचना का संग्रह एवं उसका उपयोग किया जाता है, ऐसे में हमारी निजता संबंधित चिंताएं इसमें उभर कर आती हैं। साथ ही साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, साथ ही साथ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे दुर्गम क्षेत्रों में हमें पहुंच बनाना कठिन होता है। साथ ही साथ चक्रवात, सुनामी जैसी चरम मौसमी घटनाएं प्रमुख संचार एवं मोबाइल नेटवर्क सेवा को बाधित कर देती हैं, जिसके कारण जो हमारी आईसीटी आधारित सेवाएं हैं वह भी इसके अंतर्गत बाधित होती है। तो यह हमने बात की आईसीटी आधारित कार्यक्रमों की चुनौतियों के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें आईसीटी आधारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय के बारे में, तो इसमें उपयुक्त अवसंरचना के लिए हमें कॉमन सर्विस सेंटर को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ कनेक्टिविटी मुद्दों के लेकर हमें प्राथमिकता बरतनी होगी। साथ ही साथ मानव पूंजी निर्माण हेतु हमें ग्रामीण युवाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ हमें सरकारी वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल, ताकि दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक इसका आसानी से उपयोग कर सके। हमारे जो कॉर्पोरेट क्षेत्र हैं उनको अपनी सीएसआर जिम्मेदारियों से डिजिटल साक्षरता एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए तकनीकी समाधान करने की आवश्यकता है। तो ये हमने बात की आईसीटी आधारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय के बारे में। इसके साथ ही अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो अक्षय पात्र फाउंडेशन रसोई के डिजिटलीकरण और वास्तविक समय डेटा संग्रहण के साथ भारत के लगभग 12 राज्यों में 1076 मिलियन बच्चों को भोजन प्रदान करने के लिए डेटा संग्रहण की उसके पास क्षमता है। हालांकि हमारे पास कई चुनौतियां हैं, लेकिन आईसीटी समाधानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इससे लीकेज की रोक होती है और छद्म लाभार्थियों को बाहर किया जा सकता है और लक्षित वितरण के रूप में सरकारी राजस्व में इसमें बचत होती है। इसमें नागरिकों के लिए बुनियादी सेवाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिम छोर तक इसका वितरण सुनिश्चित करने की शक्ति है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ के लिए आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।